सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, एक बार टीचर ने क्लासरूम के अंदर बच्चों से कहा कि आप इंसान का वर्गीकरण करिएगा। अब जब ये बात कही कि इंसान का वर्गीकरण करिएगा तो वहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ और उसने कहा कि गुरुजी, मैं इंसान का वर्गीकरण करूंगा गुणों के आधार पर, अच्छे गुणों वाले इंसान और दुर्गुण वाले इंसान। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ कि गुरुजी, मैं भी इंसान का वर्गीकरण करूंगा, लेकिन मैं इंसान का वर्गीकरण करूंगा और वह बुद्धिमत्ता के आधार पर, इंटेलिजेंसी के आधार पर। एक ऐसे इंसान जिनके अंदर इंटेलिजेंसी होती है, अर्थात जिनमें लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, और एक ऐसे इंसान जिनमें लर्निंग कैपेसिटी कम होती है, सीखने की प्रवृत्ति कम होती है। तो उसने वर्गीकरण का तरीका बुद्धिमत्ता लिया। एक तीसरा बच्चा खड़ा हुआ कि गुरुजी, मैं इंसान का वर्गीकरण करूंगा लंबाई के आधार पर। एक ऐसे इंसान जो लंबे लंबे होते हैं उनको मैं एक तरफ रखूंगा, और जो बौने होते हैं जिनकी लंबाई पूरा रूप नहीं ले पाती है उनको मैं दूसरे पक्ष के अंदर रखूंगा। तो उसने इंसान का वर्गीकरण करा लंबाई के आधार पर। तो आप देखिएगा, इंसान का वर्गीकरण करने के अलग अलग तरीके बच्चों ने अलग अलग बताए। कोई इंसान का वर्गीकरण कर रहा है गुणों के आधार पर, कोई इंसान का वर्गीकरण कर रहा है बुद्धिमत्ता के आधार पर, कोई इंसान का वर्गीकरण कर रहा है लंबाई के आधार पर, कोई इंसान का वर्गीकरण कर रहा है सुंदरता के आधार पर। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से किसी का भी अध्ययन करने के लिए दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, ठीक वैसे ही पदार्थ का वर्गीकरण भी अलग अलग प्रकार से किया गया। यदि अपन बात करें पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण कि भौतिक रूप से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो भौतिक रूप से पदार्थ तीन तरह के होते हैं, जिन्हें बोलते हैं ठोस, द्रव, गैस। ये वर्गीकरण का तरीका है पदार्थ का। लेकिन यदि अपन और आगे बढ़े कि चालकता के आधार पर या ऊर्जा बैंड के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो फिर ये तीन प्रकार के बन जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं चालक, कुचालक, अर्धचालक। यदि अपन चुंबकत्व के आधार पदार्थ का वर्गीकरण करें तो फिर ये तीन प्रकार के होते हैं, प्रचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोचुंबकीय। और ठीक उसी प्रकार से स्वाद के आधार पर भी पदार्थ का वर्गीकरण किया गया, और स्वाद के आधार पर भी पदार्थ को तीन प्रकार से बांटा गया, जिनके नाम होते हैं अम्ल, क्षार और लवण। जी हां दोस्तों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, उसका नाम है अम्ल। अंग्रेजी में इसको अपन बोलते हैं एसिड। 10th क्लास के अंदर जनरल साइंस का टॉपिक है ये। प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण है। संभावित आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो रीट के अंदर ये सिलेबस में दिया हुआ है। यदि अपन बात करें कि जो परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा बिल्कुल आ ही रही है, उस परीक्षा का मायना ले तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट जो बात करें गई रीट की, तो उसके अंदर क्षार के अंदर से क्वेश्चन आया था। इस बार संभावना है कि हो सकता है कि क्वेश्चन जो है अम्ल के अंदर से पूछ ले। और ये 10th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। जनरल साइंस का टॉपिक है, आपको ये आना ही चाहिए। घर में हम इन सभी चीजों से लिंक भी है, जुड़े हुए भी हैं। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चूंकि ये 10th क्लास में पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक चैप्टर है, इसलिए ये टॉपिक छोटा नहीं है। आप विभिन्न प्रकार के वीडियो देखते होंगे या आपने हो सकता है कि पढ़ा होगा कभी, लेकिन बच्चे अम्ल, क्षार, लवण को बहुत छोटा सा पढ़ते हैं, और बहुत छोटा पढ़ने के कारण उसमें वो अपूर्ण ज्ञान ही हासिल करते हैं। इसलिए पूरा अपन ज्ञान हासिल करें, पूरी चीज इसके अंदर सहेटें, उसके लिए आवश्यक है कि आप लगातार इस पूरे पोर्शन में मेरे साथ लिंक रहिएगा। तो मैं कई पोर्शन के अंदर इस अम्ल, क्षार और लवण को कंप्लीट करूंगा, ताकि पूरी तरह से अपन जितना इसके अंदर सीखना चाहते हैं वो पूरा पूरा अपन सीख पाए, और कोई भी क्वेश्चन कभी भी आपका गलत नहीं हो, एक पूर्णता, एक परफेक्शन आपके दिमाग के अंदर आए। सबसे पहले बात आती है कि जो अम्ल है या एसिड, ये शब्द एसिड शब्द कहां से आया? तो यहां पर अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड एसिडस से हुई है, और एसिडस का मतलब होता है खट्टा, अर्थात जो चखने में खट्टे होते हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि एसिड शब्द की उत्पत्ति हुई है एसिडस से, जिसका तात्पर्य है खट्टा। तो मैं यहां पर लिखते हुए चल रहा हूं, अम्ल। अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द एसिडस से हुई है। एसिडस, एसिडस से हुई है, जिसका तात्पर्य है खट्टा, जिसका तात्पर्य है खट्टा, अर्थात जो चखने में खट्टे होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं।
अच्छा, तो अम्ल जो है ये ऐसे यौगिक पदार्थ हैं, ऐसे यौगिक पदार्थ हैं जो चखने में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। दूसरी बात, अम्ल जो होते हैं ये अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। कई बार तो अपन छोटी कक्षाओं से अम्ल क्षार लवण को पढ़ते आ रहे हैं और अम्ल क्षार लवण में चक्कर ही खा जाते हैं परीक्षा में कि यार अम्ल क्षार के बारे में सत्य और असत कथन बताइए, और परीक्षा में सवाल आता है तो चक्कर खा जाते हैं यार नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है। तो आप याद रखिएगा अनिल। अब अनिल आपके कई यार दोस्त के नाम हो सकते हैं, अनिल नाम होता है अनिल, आपके भी कोई यार दोस्त है उसका हो सकता है नाम अनिल हो। तो अनिल जिसको याद है तो कभी कंफ्यूज नहीं होगा, नीले को लाल करता है, लाल को नीला करता है। ए का मतलब अम्ल, अनिल को मैं तोड़ रहा हूं, ए का मतलब अम्ल, नी का मतलब नीला और ले का मतलब लाल। अर्थात अम्ल हमेशा नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल करते हैं। तो क्षार में हमेशा उल्टा कर देना, क्षार हमेशा लाल को क्या करते हैं, नीला करते हैं। तो अगली बात, अम्ल, अम्ल वे यौगिक पदार्थ हैं, वे यौगिक पदार्थ हैं, वे यौगिक पदार्थ हैं जो नीले लिटमस को, नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। यदि आपको पहचानना है कि कोई अम्ल है या नहीं तो आप नीला लिटमस लेके जाइएगा, लेबोरेटरी में आपने देखा भी है, उसको अम्ल में डाल दो, यदि वो लाल पड़ जाए तो आप मान लेना कि वो अम्ल है। ये अम्ल का प्रारंभिक टेस्ट भी कहलाता है। तो अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। या कई बार ये भी आ जाता है नीले, यदि कोई वनस्पति रंजक है, नीले रंग की कोई पंखड़ी है, उसको भी क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो वनस्पति रंजक, वनस्पति रंजक भी शब्द आ सकता है। वनस्पति रंजकों में जैसे मैं लिखूं नीले रंग की पंखुड़ी, नीले रंग की पंखुड़ी को क्या कर देते हैं, ये लाल कर देते हैं। तो यही बात कई बार इस रूप में भी आ जाती है कि अम्ल जो है नीले रंग की पंखुड़ी को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। तो वनस्पति रंजकों को भी रंग में बदलाव करते हैं और वनस्पति रंजकों में क्या करते हैं ये कि नीले रंग की पंखुड़ी को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। अच्छा, अगली यदि अपन बात करें अम्ल के अंदर तो इनकी प्रकृति संक्षारक होती है और संक्षारक का मतलब होता है खुद भी मरते हैं दूसरे को भी मारते हैं। जैसे दही, नींबू का रस, कटे टमाटर को यदि पीतल के बर्तन में रखेंगे तो ये कड़वे पड़ जाते हैं और पीतल के बर्तन को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसको बोलते हैं संक्षारक प्रकृति। तो अगली बात मैं ये लिख रहा हूं, अम्ल संक्षारक होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। आगे मैंने बोल दिया जैसे दही, नींबू का रस, कटे टमाटर का रस को पीतल के बर्तन में रखने पर ये पीतल से क्रिया करके खुद कड़वे पड़ जाते हैं और पीतल को भी क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जो भी मैं बोल रहा हूं ये डिटेल के अंदर पीडीएफ फॉर्म पर टेलीग्राम जो चैनल है, टेलीग्राम से बहुत सारे बच्चे कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर साइंस फर्स्ट यदि आप टाइप करोगे तो वहां पर आपको एक पूरा पीडीएफ फॉर्म के अंदर पूरा अम्ल डिटेल के अंदर मिल जाएगा। तो ये अम्ल क्षार लवण, इसको काफी डेप्थ के अंदर पूरा अपन कंप्लीट पढ़ रहे हैं। तो यदि अपन पीडीएफ फॉर्म के अंदर भी आप इसको देखना चाहते हैं तो आप वहां पर टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। तो अम्ल संक्षारक प्रकृति के होते हैं, संक्षारक होते हैं। अगली यदि अपन बात करें तो अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। एक चीज हमेशा याद रखो, यदि कभी भी पानी में करंट आ रहा है तो पक्का मानना या तो उसमें अम्ल है या उसमें क्षार है या फिर उसमें क्या है, लवण है। तो अगली बात मैं कह रहा हूं, अम्ल के जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। करंट आजिए विद्युत के चालक होते हैं। तो अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। अच्छा, अगली बात, अम्ल जो है ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। कहावत है कि अम्ल हमेशा धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो अगला जो गुण बता रहा हूं ये सभी अम्ल के गुण है, अम्ल की प्रॉपर्टीज है। तो अम्ल कौमा धातु से क्रिया करके, अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। या अम्ल जब धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है, ऐसे भी कह दो। जैसे जिंक एक धातु है, H2SO4 एक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अम्लों का राजा, पढ़ेंगे अम्लों का राजा है। तो जिंक एक धातु है, धातु से जब अम्ल क्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बन जाए, हाइड्रोजन गैस निकल जाए। और गैस निकल गई तो इसलिए मैंने तीर लगा, गैस निकल जाए। तो धातु से, जिंक एक धातु है,
धातु से जब अम्ल क्रिया करेगा तो जिंक H2SO4 से क्रिया करेगा तो ZnSO4 प्लस H2, इसलिए कहते हैं अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अच्छा, अगली बात, अम्ल जो होते हैं ये धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। ध्यान रखना, धातु से क्रिया करके तो ये देते हैं हाइड्रोजन गैस, लेकिन धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके, याद में रहेगा, धातु के कार्बोनेट का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो यहां पर अगली बात मैं लिख रहा हूं, अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट, यही लिख रहा हूं, धातु के बाइकार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस देते हैं। कौन सी गैस देते हैं? ये CO2। आप कहोगे गुरुजी अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस देते हैं, जरा लेके तो आओ। जैसे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एक धातु है, धातु का कार्बोनेट, और धातु के कार्बोनेट से अम्ल एक HCl अपन ने अम्ल लिया, उसने क्रिया करी। तो क्रिया में मोटे तौर पर क्या होता है, आगे वाले पीछे वाले से क्रिया करता है, प्लस माइनस से क्रिया करता है, ये प्लस है, माइनस है, प्लस है। तो सोडियम क्लोराइड से है तो मोटे तौर पर दीवार में आगे क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड लूण है, नमक, और इसके बाद में बच गया CO3H, तो यहां पर अपन लिखा CO2 गैस देते हैं, तो CO2 और साथ में बच गया जो है वो H2 मतलब पानी। ज्यादातर अभिक्रियाओं में क्या निकट जाता है, पानी निकट जी है। तो सोडियम कार्बोनेट अम्ल यदि धातु के कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट धातु के कार्बोनेट से जब अम्ल क्रिया करता है तो लूण बन जी है, पानी निकट जी है, और CO2 गैस बाहर आ जी है। तो अम्ल धातु के कार्बोनेट से क्रिया करके CO2 गैस देते हैं। बैलेंस करेंगे अभिक्रिया को, जहां सोडियम 2 है यहाँ सोडियम 1 ही है, तो यहां पर अपन ने 2 लगा दिया, 2 लगाते हैं क्लोरीन 2 हो गया, तो यहां पर क्लोरीन 1 ही है, तो इसको अपन ने 2 लगा दिया। अब यहां पर देखो H को चेक कर लो, बस ये तो पहले से बैलेंस किया ही अपन ने, 2 क्लोरीन, यहां पर हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन को चेक कर लो, ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 और 3 है, और इधर देखो आपके ये सोडियम 2, इधर भी 2 है, क्लोरीन 2, इधर भी 2 है, तो ये बैलेंस है। बैलेंस को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। अपन पढ़ेंगे रासायनिक समीकरणों में बैलेंस करने का तरीका। लेकिन यदि अपन बैलेंस नहीं भी करें तो ऐसी स्थिति में यदि उसको यूं भी छोड़ देते फॉर एग्जांपल, तो अभी अभिक्रिया का प्रारूप गलत नहीं था कि धातु की कार्बोनेट से हम क्रिया करके CO2 गैस देते हैं और उसके अलावा पानी और लवण बढ़ता है। तो यहां पर ये जो प्रारूप है ये भी सही है, बट बैलेंस करें तो उसको कर दें। यदि आप बैलेंस नहीं करते अर्थात समीकरण असंतुलित रहती है तो उसको अपन बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। तो बैलेंस हो जाए तो सही, अन्यथा जय मां कंकाली। जय मां कंकाली का मतलब आप बिना बैलेंस करके ऐसे भी छोड़ दोगे तो बोल देना जय मां कंकाली। जय मां कंकाली का मतलब असंतुलित रासायनिक समीकरण को बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। तो कंकाली है और जैसे बैलेंस कर लिया तो अब ये कहलाएगी संतुलित। तो क्वेश्चन आता है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, उसे बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। तो यहां पर देखो अम्ल धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट से अम्ल ने क्रिया करा और CO2 गैस दी। एक आगे का धातु के बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाई का मतलब H, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट से यदि अपन अम्ल की क्रिया कराए तो वापस वही लूण बन जिए, गैस निकट जिए, पानी आ जिए, तो वो क्यों अभिक्रिया हो गई। तो यहां पर लूण बन जिए, NaCl मतलब लूण, नमक, CO2 निकट जिए, CO2 गैस आ जिए, बाहर आ जिए, और पानी बढ़ गया। तो ये क्या अभिक्रिया है। अब ये NaCl, तो NaCl बैलेंस है, देखो CO 3 है, यहां पर देखो 2 और 1 3, H2 2 है, तो ये बिल्कुल पहले से ही अच्छा। तो यहां पर H भी देखो 1 और 1 2, इधर भी क्या है 2, तो पहले से बैलेंस है, तो इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के दोनों प्रारूप में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सीधे शब्दों में भी ये ध्यान रखना है कि धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट से जब भी अम्ल क्रिया करेगा कौन सी गैस देगा, CO2। क्योंकि याद रखना क्वेश्चन अम्ल में गुणों में यही आएगा कि अम्ल के बारे में सत्य या असत्य कथन है। तो ये आपके सत्य जो अपन बात पढ़ रहे हैं कि सभी इसके अम्ल के बारे में गुण है। अच्छा, अगली बात जो है वो यह है कि अम्ल अच्छे विलायक होते हैं। अम्ल जो होते हैं ये अच्छे क्या होते हैं, विलायक। मतलब विलायक का मतलब घोलने के लिए काम में आते हैं। तो अम्ल अच्छे विलायक होते हैं। अम्ल अच्छे विलायक, अम्ल जो होते हैं ये क्या होते हैं, अच्छे विलायक होते हैं।
ये भी आपको पता होना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं, अच्छे विलायक होते हैं। अच्छा, अम्ल जो होते हैं इसके बारे में है कि अम्ल यदि क्षार से क्रिया करते हैं, अम्ल यदि क्षार से क्रिया करते हैं तो बनाते हैं लवण और जल। जल का मतलब पानी। अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस पानी। कोई भी अपन अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल लिया, क्षार पढ़ेंगे अपन NaOH, तो यहां पर क्या होगा, आगे वाले पीछे वाले से, पीछे वाले आगे, तो यहां पर H आगे वाला पीछे वाले से, तो HOH से पीछे वाला ये OH है, तो बताओ पानी बन गया है। और यहां पर देखो ये Na और Cl, तो क्या हो जाएगा NaCl। तो बताओ अम्ल यदि क्षार से क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, लवण और पानी बनाएंगे। तो ये भी अम्ल के गुणों में यहीं पर साथ के साथ पढ़ा दिया। आगे पढ़ेंगे क्षारक ये क्या होते हैं, क्षारक और क्षार में क्या फर्क होता है ये भी पढ़ेंगे। बट फिलहाल आपके अम्लों के गुणों के अंदर याद रखें कि कब अम्ल जो है ये क्षार से क्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं, अभिक्रिया कराती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्योंकि यहां पर अम्ल और क्षार दोनों ने अपने प्रभाव को खत्म करके नई चीज बना दी, लवण। तो अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस पानी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, धात्विक जो ऑक्साइड होते हैं, धातु के ऑक्साइड, जैसे कॉपर ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। अधिकतर धात्विक ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं। और क्षारीय ऑक्साइड से जब अम्ल क्रिया करेगा, ये अम्ल यहां पर क्रिया करा, तो ऐसी स्थिति में एक तरह से आप देखो क्षारीय ऑक्साइड मतलब क्षार, और क्षार से जब अम्ल क्रिया करेगा तो क्षार से अम्ल क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण प्लस पानी। तो यहां पर बनेगा कॉपर क्लोराइड प्लस पानी, कॉपर क्लोराइड प्लस पानी। अभिक्रिया को बैलेंस करें तो यहां पर 2 लगा देना, 2 लगाते ही अभिक्रिया बैलेंस होगी। तो क्षारीय ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड, कॉपर ही धातु है, धातु के ऑक्साइड अर्थात क्षारीय ऑक्साइड से जब अम्ल क्रिया करेगा, अर्थात क्षार से जब अम्ल क्रिया करेगा तो बनेगा लवण और पानी, तो बन गया लवण और पानी। तो ये भी ध्यान रखना है कि क्षारीय ऑक्साइड से, और क्षारीय ऑक्साइड जो धातु के ऑक्साइड है वो अधिकतर कौन से होते हैं, क्षारीय ऑक्साइड होते हैं, उनसे अम्ल क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। कॉपर क्लोराइड ये लवण है और जल जो है उसको अपन लिखते हैं H2। अच्छा, अगली यदि अपन बात करें इस अम्ल की, तो अम्ल जो है इसको परिभाषित करने के लिए, डिफाइन करने के लिए अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक आए और उन्होंने अम्ल को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। सबसे पहले जो अम्ल को परिभाषित किया वो किया था ऑरेनियस ने। ऑरेनियस क्या बोलता है, ऑरेनियस कहता है कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो H+ देते हैं, जो H+ देते हैं। ऐसा बोला किसने, ऑरेनियस ने, कि जो भी H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं। मतलब अम्लों में मोटे तौर पर ज्यादातर H+ होना ही चाहिए, H होगा तभी तो अम्ल कहलाएगा वो। ऐसा कहता है कौन, ऑरेनियस, कि जो H+ देते हैं, भाई H है ही नहीं तो फिर देगा भी कहां से। तो जिनमें ज्यादातर H होता है उनमें अम्ल होता है। जैसे अपन लिखते हैं HCl एक अम्ल है, H2SO4 एक अम्ल है, HNO3 एक अम्ल है, लिखते नहीं लिखते, तो सब में H आ रहा है। तो ऑरेनियस कहता है कि अम्ल जो है ये H का दान करते हैं, कि अम्ल के जलीय विलयन जैसे इनको जल में घोलते हैं अमन, तो ये क्या करते हैं, H+ देते हैं। लेकिन ऐसा, अच्छा आप कहोगे कैसे, जैसे HCl है, HCl एक अम्ल है और इसको मैंने जल में घोला तो जलीय विलयन बढ़ा। तो अभी आप बोल रहे हैं अम्ल क्या करते हैं, H+ देते हैं, तो जैसे ये अम्ल जो है ये H+ देगा तो ये बनेगा H3O और यहां पर बनेगा Cl-। और ये जो H3O+ है इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं H+, ये H यहां से गया, अम्ल ने H+ दिया, और H+ बताओ जल के साथ बनेगा तो इसको बोलते हैं H+ एक्वा, AQ। तो या तो आप ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे। कभी भी याद रखना H+ अकेला नहीं लिखा जाता है, क्योंकि H+ कभी भी स्वतंत्र अवस्था में जल के साथ नहीं रह सकता है, वो तुरंत जल से क्रिया करता है। तो या तो बोलोगे H3O+, या तो ये सही है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, या फिर आप H+ लिखोगे, नीचे AQ का मतलब होता है एक्वा मतलब जल योजित है, इसलिए या तो ये सही है या ये सही है। और यहां पर क्या देखा कि ये जो अम्ल है, ये अम्ल ने H+ दिया और H+ दिया, तो यहां पर ये क्लोराइड तो अलग से आयन निकल गया और ये बढ़ गया हाइड्रोनियम आयन या H+ एक्वा। तो आरएनएस ये कहता है कि अम्ल वो होते हैं जो H+ को देते हैं, अर्थात H+ का दान करते हैं, ऐसा बोला। लेकिन इसका एक अपवाद निकला। अब आप कहोगे अपवाद कैसे, ऐसे नहीं है कि जिनमें H हो वो सभी अम्ल हो। ये बात सही है कि ज्यादातर जिनमें H होता है उनमें अम्ल जो है उनमें ज्यादातर में H होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अमोनिया की बात करें NH3। अब आप कहोगे NH3 में H है, लेकिन अमोनिया जो है ये एक क्षार है, ये अम्ल नहीं है।
तो H प्लस देते हैं, इसका मतलब उनमें H होना चाहिए। तो ज्यादातर अम्लों में H होता है, बट ऐसा नहीं है। अपवाद क्या देखा कि अमोनिया जो है इसमें H है, लेकिन ये अम्ल नहीं है, ये क्या है, एक क्षार है। तो आरएनएस की परिभाषा पूरी तरह से वैलिड नहीं है, लेकिन याद रखें कि आरएनएस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, जो H प्लस देते हैं। लेकिन इसका खंडन हुआ कि NH3 जो होता है उसमें H होता है और ये क्या होता है, एक क्षार है। अच्छा, इसके बाद में आगे जो वैज्ञानिक आए थे वो थे ब्रोस्टेट और लॉरी। ब्रोस्टेट एवं लॉरी, ब्रोस्टेट एवं लॉरी के अनुसार उन्होंने आरएनएस की बात को ही आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अम्ल वो होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, क्योंकि H प्लस का मतलब प्रोटॉन, जो प्रोटॉन देते हैं अर्थात प्रोटॉन दाता। ये क्वेश्चन याद रखना बच्चों, सेकेंडरी एचएम के अंदर भी आया हुआ है, सेकेंडरी हेडमास्टर के अंदर, कि जो प्रोटॉन देते हैं अर्थात प्रोटॉन का जो डोनेट करते हैं, दान करते हैं, वो कौन होते हैं, अम्ल। यहां पर देखो H प्लस प्रोटॉन का दान किया, तो इसका मतलब ये क्या है, अम्ल है। तो यही बात इसने लिखा, इसने H प्लस बोला और उसी ने उस बात को क्या बोल दिया, प्रोटॉन दाता। अर्थात ब्रोस्टेट और लॉरी के अनुसार अम्ल वे यौगिक पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का डोनेट करते हैं अर्थात प्रोटॉन दाता कहलाते हैं। उसके बाद में तीसरे जो वैज्ञानिक आए जिन्होंने अम्ल को समझाने के लिए आए, और वो थे तीसरे वैज्ञानिक, वो थे लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये तीसरा सिद्धांत है अम्ल को परिभाषित करने की। तो तीन यहां पर आते हैं, ऑरेनियस, ब्रोस्टेट और लॉरी, और तीसरा है लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ये सब कुछ आपको बहुत ही ढंग से साफ सुथरा आपको पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैंने अभी बताया था, टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध है, वहां पर भी आपको पूरा अच्छे ढंग से इसी प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि पढ़ाने में पूरी चीजों को लिखना संभव नहीं है, तो कितना अपन लिखेगा, एक टीचर कितना लिख सकता है बोर्ड पर, वो आपको बोल तो सकता है लेकिन पूरी चीज लिख नहीं सकता है वो क्लासरूम में। इसलिए तो क्या करता है, समझाता है, फिर बच्चों से कहते हैं लिखते रहो रे बैठे बैठे। लेकिन अब यहाँ पर ऑनलाइन में कैसे करेंगे, कैसे लिखो, मैं चुप हो गया, मुझे क्या पता कब आपने कितना उतारा नहीं उतारा। तो इसलिए क्या होता है कि इसका तरीके दो होते हैं कि समझिएगा और समझने के बाद में जो नोट्स हैं उसके लिए लिंक होइएगा एक दूसरे तरीके से, और वो है टेलीग्राम पर आपके साइंस फर्स्ट चैनल पर। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या होते हैं कि ये बोलता है, लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत जो है ये क्या कहता है अम्ल की परिभाषा, कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन की लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, शॉर्ट में लिख दूं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है, ऐसी बात बताई थी, किसने बताई थी, ये लुईस ने। तो लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है उनकी परिभाषा में, जिसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, या शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें अपन बोलते हैं लुईस अम्ल। यहां पर कुछ मैं लुईस अम्ल की बात करूं कि कुछ यदि अपन बात करें लुईस अम्ल की कि कौन कौन से लुईस अम्ल के एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो मैं यहां पर कुछ आपको एग्जाम्पल लिख रहा हूं लुईस अम्ल के उदाहरण। तो लुईस अम्ल के जो उदाहरण है उसमें जैसे आपके Cl+, अब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति है, Cl+ है, जैसे C2H5+, ये सब लुईस अम्ल है, जैसे H3O+, ये सब के सब आपके लुईस अम्ल के उदाहरण। मैंने कहा था H+ अकेला नहीं होता, H+ हमेशा जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन देता है। ऐसे ही और बात करें लुईस अम्ल की, अपूर्ण अष्टक वाले जो होते हैं ये लुईस अम्ल के उदाहरण होते हैं। जैसे आपके BF3 अपूर्ण अष्टक वाले हैं, जैसे BCl3, ये आपको मैं कुछ लुईस अम्ल के एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे AlCl3, ये सब आपके अपूर्ण अष्टक वाले, ये भी लुईस अम्ल के उदाहरण है। ऐसे रिक्त डी कक्षक वाले यदि अपन और बात करें तो यहां पर मैं लिख रहा हूं रिक्त डी कक्षक वाले, ये अपन आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो रिक्त डी कक्षक वाले जैसे FeBr3, तो रिक्त डी कक्षक वाले जो होते हैं ये इसके एग्जांपल है, जैसे FeCl3, जैसे जिंक क्लोराइड तो ZnCl2। तो ये आपके लुईस अम्ल के एग्जांपल है। ये वाले अपूर्ण अष्टक वाले, रिक्त डी कक्षक वाले, अलग से क्वेश्चन आता है लुईस अम्ल के कौन कौन से उदाहरण है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि लुईस अम्ल के उदाहरण अपूर्ण अष्टक वाले, रिक्त डी कक्षक वाले, ये सब आपके कहलाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आगे जो बात आती है, और वो बात आती है यहाँ पर कि अम्ल को परिभाषित करने के मैंने आपको बताए थे 3 तरह के तरीके आए। ऑरेनियस आया, ब्रोस्टेट लॉरी आया, जिसने कहा कि अम्ल जो होते हैं प्रोटॉन दाता होते हैं, और तीसरी जो बात आई थी
वो बात आई थी क्या कि अम्ल जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन की निर्जल जोड़ी ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, उन्हें अपन अम्ल कहते हैं। ये बताई थी लुईस ने। अब ये तीनों बातें जब कंप्लीट होती है तो आगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है अम्ल के प्रकार। और यहां पर ये जो अम्ल के प्रकार है, अम्ल के प्रकार, तो अम्ल के प्रकार 3 प्रकार से अपन अम्ल को बांटेंगे, जिससे आपके हमेशा के लिए अम्ल के प्रकारों में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अम्ल के प्रकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अम्ल के प्रकार में सबसे पहले जल की मात्रा के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर पहला वर्गीकरण। मैंने बताया था ना, किसी भी चीज को तोड़ने के तरीके होते हैं कि आप किसी चीज को वर्गीकृत कर रहे हो। इंसानों को बांटो, इंसानों को वर्गीकरण करो, तो किस आधार पर कि भाई गुणों के आधार पर, किस आधार पर भाई बुद्धि के आधार पर, पदार्थों को वर्गीकरण करते हैं। ऐसे ही अपन अम्ल को भी अब बांट रहे हैं। अब पहले तो पदार्थ को बांटे थे अम्ल क्षार लवण में, अब अम्ल को बांटने के भी अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण ले रहे हैं। तो जल के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है तनु अम्ल, एक होता है तनु, और एक होता है सांद्र, जिनको अपन अंग्रेजी में बोले तो डाइल्यूट, और इसको क्या बोलते हैं? कंसंट्रेट। तो डाइल्यूट और कंसंट्रेट। तो यदि देखो, बहुत सिंपल सी बात है, कई बार आपने लेबोरेटरी में देखा होगा, लेबोरेटरी में जो अम्ल और जो क्षार होते हैं उन पे कई बार लिखा रहता है डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेट HCl। अब ये डाइल्यूट कंसंट्रेट का मतलब क्या है? ऐसे ही आपके क्षार के आगे लिखा रहता है कि ये डाइल्यूट है कि कंसंट्रेट है। ये डाइल्यूट कंसंट्रेट का मतलब क्या है? हिंदी में बोले तनु और सांद्र का मतलब क्या है? जब कभी भी आपने यदि पानी ज्यादा लिया है और अम्ल या क्षार कम लिया है, तो हमेशा याद रखना कि पानी यदि ज्यादा है तो वो क्या है? तनु। पानी ज्यादा, मैं लिख दूं यहां पर, पानी ज्यादा और अम्ल यदि कम है तो वो तनु है। लेकिन यदि पानी की मात्रा कम है, जैसे आपने पानी सपोज करो 1 लीटर ही लिया, लेकिन अम्ल ज्यादा लिया है 2 लीटर, तो अम्ल तो ज्यादा लिया पानी, तो फिर वो जो बनेगा, पानी और अम्ल को आपने मिलाया, लेकिन पानी आपने कम लिया, अम्ल आपने ज्यादा लिया, तो अब जो बनेगा उसका नाम है सांद्र अम्ल। तो पानी कम और अम्ल यदि अपन लेते हैं क्या? ज्यादा, उसे अपन क्या बोलते हैं? सांद्र। तो याद रखना, तनु का मतलब पानी ज्यादा अम्ल कम, और सांद्र का मतलब पानी कम और अम्ल ज्यादा। तो यह है जल की मात्रा के आधार पर। दूसरा वर्गीकरण जो पढ़ेंगे, दूसरा और तीसरा वर्गीकरण, ये अम्ल के सामान्य प्रकार है। सामान्य प्रकार से अम्ल 2 प्रकार से होते हैं। एक होता है कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल, और एक होते हैं खनिज अम्ल। 2 तरह के अम्ल होते हैं, कार्बनिक और खनिज अम्ल। ये अम्ल का सामान्य वर्गीकरण है। सामान्य वर्गीकरण, सामान्य प्रकार से वर्गीकरण करें तो अम्ल के 2 वर्गीकरण है। और प्रबलता के आधार पर भी 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। एक होते हैं प्रबल अम्ल, यहां लिख रहा हूं मैं प्रबल अम्ल, और एक मैं लिख रहा हूं दुर्बल अम्ल। तो ये अम्ल के वर्गीकरण के 3 तरीके हैं। तो अपन ने जल की मात्रा के आधार पर पढ़े तनु और सांद्र, पानी ज्यादा अम्ल कम, तो ये तनु अम्ल कहलाते हैं। लेकिन पानी कम है, अम्ल ज्यादा ले लिया, तो ये क्या कहलाएंगे? सांद्र कहलाएंगे। अच्छा, सामान्य वर्गीकरण में कार्बनिक अम्ल और खनिज अम्ल पढ़ेंगे। ये पूरा डिटेल में टॉपिक आएगा, कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, खनिज अम्ल क्या होते हैं, जिसके अंदर आपके सभी तरह के अम्ल आएंगे। इसमें आपके सिट्रिक अम्ल क्या है, टाइट्रिक अम्ल क्या है, मैलिक अम्ल क्या है, ब्यूटानिक अम्ल क्या है, ग्लूटानिक अम्ल क्या है, आपके फॉर्मिक अम्ल क्या है, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। खनिज अम्ल के अंदर आपके HCl क्या होता है, H2SO4 क्या होता है, HNO3 क्या होता है, ये सब डिटेल के अंदर आएंगे। ऐसे ही आपके प्रबलता के आधार पर प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो ये अम्ल का, तो ये मैंने इसलिए सारणी बनाई ताकि दिमाग में आपके क्लियर स्ट्रक्चर हो कि अम्ल के प्रकार जो है वो अपन 3 तरह से, कि जल के आधार पर ये तो बेस है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। लेकिन कभी भी अम्ल क्षार के आगे तनु और सांद्र शब्द आता है, इसका मतलब आप मान लेना कि उसमें पानी ज्यादा है या कम है। यदि पानी ज्यादा है, दिमाग में याद रखना कि पानी ज्यादा है और अम्ल क्षार कम है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो हमेशा तनु कहलाएगा। लेकिन यदि पानी कम है और अम्ल क्षार ज्यादा है, तो ऐसे अम्ल क्षार आपके क्या कहलाएंगे? सांद्र कहलाएंगे। यदि पानी जो है वो कम होता है, तो पानी यदि कम है और अम्ल क्षार ज्यादा है तो वो सांद्र कहलाएंगे। लेकिन यदि पानी तो ज्यादा ले रहे हैं और अम्ल और क्षार की मात्रा कम ले रहे हैं, तो वो हमेशा तनु कहलाएंगे। तो ये तो इसका बेस अपन ने जल की मात्रा के आधार पर। सामान्य वर्गीकरण कार्बनिक अम्ल, खनिज अम्ल, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और प्रबलता के आधार पर भी प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो के अंदर मैं यहीं से कंटिन्यू लूंगा, क्योंकि पूरा बड़ा टॉपिक है ये। और फिर उसके बाद में इनका वर्गीकरण करेंगे। उसके बाद में जब ये अम्ल कंप्लीट होगा,
फिर आपके क्षार आएगा, फिर आपके लवण आएगी, और फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा, वो आएगा अम्ल और क्षार की पहचान करने वाले, और उनको अपन बोलते हैं इंडिकेटर, अर्थात सूचक क्या होते हैं। और फिर आती है पीएच स्केल क्या होती है, जिस पर भी क्वेश्चन आता है पूरी स्केल को समझेंगे कि आखिरकार वो स्केल या पीएच पैमाना क्या होता है। तो आज मैंने आपको अम्ल के बारे में बिल्कुल बेसिक जानकारी दी कि अम्ल होता क्या है और अम्ल के अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। और अपन ने आज जो है इस वीडियो को यहां पर लाके छोड़ा है कि अम्ल के अपन प्रकार पढ़ रहे हैं, और प्रकार में अगले वीडियो में अपन कनेक्ट होंगे कि अम्ल का सामान्य वर्गीकरण पढ़ेंगे, कार्बनिक अम्ल जो बहुत पूरी लंबी सारणी है इसकी, फिर खनिज अम्ल, और फिर प्रबलता के आधार पर। और ये जनरल अपन ने पढ़ लिया कि तनु या सांद्र शब्द कब अम्ल या क्षार से एसोसिएट होते हैं। क्षार भी शब्द इसमें जोड़ सकते हैं अपन, क्योंकि क्षार में भी तनु और सांद्र होते हैं, तो वो केवल जल की मात्रा के आधार पर है। यदि जल की मात्रा कम है और आपके अम्ल या क्षार ज्यादा है तो उसे अपन सांद्र बोलेंगे, लेकिन जल की मात्रा यदि ज्यादा है और अम्ल या क्षार आपके कम है तो उसे अपन तनु बोलेंगे। तो ये जनरल बात अपन ने अम्ल या क्षार दोनों के लिए कंबाइन कर दी है, और ये वर्गीकरण अपन अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया या वहां पर भी पीडीएफ फॉर्म के अंदर उपलब्ध है, अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, और लगातार आगे वाले जो वीडियो है उसमें भी आप पूरी तरह से कनेक्ट रहिएगा। आगे आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।